जिसमें हम आप लोगों को फिजिक्स का लेसन 1 2 दिनों में कंप्लीट कराने वाले थे। उसके पहले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। लेसन 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो पार्ट 1 में आ गया है। पार्ट 2 में हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं हम, या पार्ट 2 में जो हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं, जैसे ये 2 मार्क्स का रहेगा, ये जो भी हम बता रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ईयर वाइज मेंशन भी है, कुछ में मेंशन नहीं हुआ तो मेंशन कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। पहला जो लेसन है, उस लेसन में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो विद्यार्थी इस लेसन को कर लेंगे, निश्चित तौर पे उनका जो है लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो एग्जाम नजदीक आने वाली है, तो उस एग्जाम के लिए याद रखिए, कम समय में हम लोगों को जल्दी तैयारी करना होगा और हम आपको वीडियोज के द्वारा ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए फुल्ली इंपॉर्टेंट होगा और उसको आप लोग पूरी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, तो निश्चित तौर पे एग्जाम में अच्छी तरह से आप एग्जाम देकर आ पाइएगा। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, उस पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोग लिखे। ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण का तीन तीन उपयोग लिखना है। ये उत्तल होगा, उत्तल लिखा गया, उत्तल होगा, ध्यान दीजिए, उत्तल होगा। तो पहले उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। जो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, इस चीज को देख रहे हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होगा, आप लोग सबको को मालूम है कि उत्तल दर्पण का सबसे मेन उपयोग होता है साइड मिरर में। क्या चीज का साइड मिरर? जो गाड़ी होता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। जो पार्श्वदर्शी होता है शीशा, जो पीछे की ओर दिखाता है, उसमें इसका उपयोग होता है। क्यों होता है, इस पे डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग। दूसरा है, जो उत्तल दर्पण का जो दूसरा यूज है, वह है जो सड़क होती है ना, सड़क के किनारे या सड़क के किनारे जो ये पोल वगैरह पे जो लैंप लगा रहता है, उस लैंप में सड़क के किनारे लगे, सड़क के किनारे लगे लैंप में आप लोग गौर करिएगा, जो लैंप लगा रहता है सड़क के किनारे, सड़कों के किनारे जो लैंप लगा रहता है, उस लैंप के अंदर बल्ब रहती है। इस बल्ब को दूर तक फैलाने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और उत्तल लेंस का जो तीसरा यूज है, वह है घरों में नहीं, घरों के खिड़कियों में, जो घर का खिड़की यूज होता है, उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो उत्तल दर्पण का तीन यूज समझ गए, साइड मिरर में, सड़क के किनारे लगे लैंप में, और घरों के खिड़कियों में। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना 13 और 24 में पूछा है, और अवतल दर्पण का एक और बार क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए 24 में सेम क्वेश्चन है, इसमें दोनों पूछा, उत्तल अवतल, इसमें सिर्फ अवतल पूछा है। तो अगर ये कर लेते हैं उत्तल, तो ये मेरा अपने आप हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का यूज क्या क्या है? देखिए, अवतल दर्पण का जो यूज है, सबसे मेन यूज है उसका दाढ़ी बनाने में, यानी हजामत में, हजामत में भी लिख सकते हैं। जो दूसरा यूज होगा अवतल दर्पण का, वो होगा सोलर कुकर में।
तीसरा यूज होगा दंत चिकित्सक द्वारा मुंह के अंदर देखने में। और जो चौथा यूज होगा इसका, सॉरी 3 ही यूज बोला है ना, तो चलिए 4 यूज भी लिख सकते हैं। 3 बोला एग्जाम में, 3 ही लिखेंगे। अब चौथा यूज जब लिख दिए तो लिख ही देते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में, जो गाड़ी का हम लोग हेडलाइट यूज करते हैं, उस हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यही मिल गया, इसी में मिल गया इसका जवाब। तो क्या है क्वेश्चन? उत्तल दर्पण का यूज क्या समझे हम लोग? गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में, सड़कों के किनारे लगे लैंप में, जो लैंप होता है ना सड़कों के किनारे, ये पोल के साथ जो बल्ब लगा रहता है, इस बल्ब में जो लैंप रहती है, लैंप की रोशनी को दूर तक फैलाने के लिए जो उत्तल दर्पण का यूज होता है। घर के खिड़की में, दरवाजे की खिड़की में जो कांच यूज होता है, वह भी एक तरह से उत्तल दर्पण नहीं होते हैं। अब उत्तल लेंस में क्या हो गया? दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, दंत चिकित्सक द्वारा मुंह के अंदर देखने में, और गाड़ियों के हेडलाइट में। तो इस तरह हम लोगों ने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि, तो बड़ा कर लेते हैं, सॉरी, तो बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों, अभी जस्ट इसके पहले इस क्वेश्चन में जिक्र किए हैं कि वाहनों के पार्श्व दृश्य में, पार्श्व दृश्य मतलब पीछे देखने वाला जो आईना होता है, जिसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं, जिससे हम लोग पीछे देखते हैं, उसके रूप वाहनों में जो पार्श्व दृश्य होता है यानी साइड मिरर होता है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं? यानी उत्तल दर्पण के उपयोग को महत्व दिया जाता है, वरीयता मतलब होता है महत्व दिया जाता है, क्यों? तो देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखिए, उत्तल दर्पण जो होता है वो ऐसा होता है, ये होता है। अगर उत्तल दर्पण में कोई वस्तु यहां है, यहां तक है, तो ये इस तरह जाएगी, यानी यहां देख रहे हैं तो इतना दूर तो यहां से कोई किरण आ रही है, वो ऐसे आके टकरा के यहां आएगी, और यहां से जो किरण आ रही है वो ऐसे आके टकरा के यहां आएगी। यानी उत्तल दर्पण द्वारा लगभग हम इतने दूर तक के क्षेत्र को देख पा रहे हैं। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है वो काफी विस्तृत होता है, यानी दूर तक का क्षेत्र उत्तल दर्पण में हम लोग अपने दर्पण में देख सकते हैं। तो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, जो पार्श्वदर्शी होते हैं, जो वाहनों के पार्श्वदर्शी होते हैं, पार्श्व दृश्य दर्पण, इसको हम लोग साइड मिरर भी लिखते हैं। इस साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। क्यों? क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, और यह किसी वस्तु का छोटा तथा सीधा इमेज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, तो वाहनों का जो पार्श्वदर्शी होता है, पार्श्वदर्शी जो मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहला बात तो बताया, इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ठीक है,
इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है और ये किसी भी वस्तु का इमेज जो है वो छोटा बनाता है। इसीलिए आप देखिएगा जब हम लोग गाड़ी के साइड मिरर को देखेंगे तो पीछे वाला जो एरिया रहता है वो बहुत दूर तक का एरिया हम लोगों को उस शीशे में दिखाई देता है, और जो ट्रक रहती है वो ट्रक का आकृति भी बहुत छोटा दिखाई देता है, जिसके कारण जो पीछे गाड़ी रहती है वो ढेर सारी गाड़ी छोटे छोटे आकृति के रूप में दर्पण में आसानी से दिखाई देती है और हमें पता चल जाता है कि पीछे कौन सी गाड़ी है और हम उसको आसानी से जगह जाने का रास्ता दे पाते हैं। इसीलिए हम लोग जो गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, चाहे कार हो, ट्रक हो या बाइक हो, उसका साइड मिरर होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं जो एकदम इजी क्वेश्चन है। वह क्या है? वह है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो है ना, इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? हम सब जानते हैं, अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। तो ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है 2016 में। अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे तो ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो अब तक हमको लगता है एक भी क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड नहीं लगा होगा, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और किरण आरेख द्वारा दर्शाए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको तो करना वाजिब बनता है कि हम इसको करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, परावर्तन है क्या। इसको चित्र के द्वारा दिखाना, तो चित्र तो यही बनाना होगा। एक समतल दर्पण बनाएंगे हम लोग, थोड़ा खराब हो रहा है, देखिए ये समतल दर्पण बनाएंगे और इसमें होता क्या परावर्तन में, किरण आती है, टकराती है और टकराकर लौट जाती है। ये आने और टकराकर लौटने की घटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। और इसमें ये बीच में एक अभिलंब होता है हमारा, ये अभिलंब कहलाता है। इसके बीच के कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण आई, और ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण आर। ठीक है, ये जो किरण आ रही है इसका नाम है आपतित किरण, और जो टकरा कर लौट रही है उसका नाम है परावर्तित किरण। और ये जो बीच में ये वाला लाइन खींचे हैं इसका नाम है अभिलंब। ठीक है, यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि प्रकाश के किरणों का, ये चीज क्लियर हो गया कि प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश के, सॉरी, प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों का परावर्तन का परिभाषा हो गया। अब परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम है। नंबर 1 क्या है? आई बराबर आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा है
ध्यान दीजिएगा, परावर्तन कभी ऐसे नहीं होगा कि आपतित किरण ऐसे आ रही है, परावर्तित ऐसे लौट रही है, अभिलंब बीच जी नहीं, ये तीनों बिंदु अलग अलग नहीं होंगे, तीनों बिंदु एक ही जगह पे होंगे। यानी दूसरा पॉइंट वो होगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। ये हम लोगों का परावर्तन का नियम हो गया। तो परावर्तन के दो नियम हो गए, इस दोनों नियम को समझ लेना है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसको लिखना है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी ये जो कोई भी दर्पण लेते, मान लिया हमने अवतल दर्पण लिया, ऐसे अवतल दर्पण हो गया, और ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, तो यहां पर मेरा पी हो गया, ये सी हो गया। इसमें जितनी भी किरणें हैं वह दर्पण सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जमा होगी या जमा होती हुई मालूम पड़ेगी, वही बिंदु जो है हमारा क्या होगा, एफ होगा। जिस बिंदु पर जमा होगी या जिस बिंदु पर जमा होती हुई मालूम पड़ेगी, वह बिंदु क्या होगा, हमारा एफ होगा। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, हम लोग जवाब देंगे कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन हो गया। इसको अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गोलीय दर्पण है उसके द्वारा जो चिन्ह परिपाटी होती है, कर्तीय तल में चिन्ह परिपाटी को दर्शाना है। यानी हम लोग जानते हैं कि दर्पण में जो डिपेंड करता है वो प्लस माइनस वगैरह, चिन्ह के साथ चिन्ह जो माइनस प्लस वगैरह लगा रहता है, उस माइनस प्लस को किस तरह लगाया जाता है, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इस चीज को दर्शाना। तो हम एक दर्पण ले लिए, चित्र को हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, तो इसी तरह चित्र बना लेंगे। और चित्र बनाने के बाद इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कोई भी एक चिन्ह बनता कैसे, डिपेंड करता है ग्राफ पर। आप लोग मैथ में ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ ऐसे खींचते हैं। तो जो भी चीज दाएं तरफ, तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जो भी चीज दाएं होगा वो प्लस होगा, बायां जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ये बात हम लोग जानते हैं। सेम यही थ्योरी यहां भी काम करेगी। यहाँ जो ये P जो है वो हमारा मूल बिंदु का काम करेगा, P मूल बिंदु का काम करेगा, और P के जो दाया ओर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस। P के बाया ओर क्या होगा, माइनस। देखिए दाया ओर जो भी चीज इस साइड आएगा वो प्लस में लिखाएगा, ठीक, और जो भी चीज इस साइड आएगा वो माइनस में लिखाएगा।
तो पी के दाया और प्लस और बाया और माइनस होता है। उसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर का जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर का जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है, यानी इसके ऊपर वाले भाग में जो भी चीज आएगा वो प्लस होगा और नीचे वाले भाग में जो भी चीज आएगा वो माइनस होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे क्या रहेगा, वो माइनस होगा। बस इसी चीज को हम लोगों को दर्शा देना है। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण है वो क्या होता है, और गोलीय दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए इसका एक सिंपल सा जवाब है, दर्पण जो होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, समतल और गोलीय। अगर किसी का परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह, यदि ये वाला भाग करता है ना, इधर से किरण परावर्तन नहीं होती क्योंकि ये रजतीत भाग है। तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण। लेकिन अगर परावर्तक सतह ऐसा है, यहां पर बाहर की ओर रजतीत है और यहाँ पर अंदर की ओर रजतीत है, तो अगर परावर्तक सतह ऐसा है कि वो बाहर रजतीत है या अंदर रजतीत है, यानी ये अंदर धसा हुआ है या बाहर निकला हुआ है। जैसे चम्मच लेते हैं ना, तो चम्मच ले रहे हैं तो एक और अंदर धसा हुआ है, दूसरी ओर बाहर निकला हुआ है, तो बस वही कंडीशन है। तो ये कंडीशन में जो दर्पण होता है, अगर समतल नहीं है परावर्तक सतह, वो या तो अंदर निकला हुआ है या बाहर धसा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं वक्र है, तो ऐसे कंडीशन में उस दर्पण को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण की जो वक्र फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होता है एफ जो होता है, वो हमेशा आर का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यहाँ वक्रता त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 20 का आधा काट दिए 10 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का ये जवाब हो गया, ये पूछा 2020 में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जो अवतल दर्पण है उसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण जो होता है वह कुछ ऐसा होता है, और जो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें होती है, ये पीसी एफ हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी अवतल दर्पण, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वह सारी की सारी किरणें दर्पण सतह से परावर्तन के बाद एफ पर जाकर जमा होती है। जमा होने को ही कहते हैं अभिसारित होना। ठीक है, एफ पे जाके क्या होती है, जमा होती है। ये सभी किरणें एफ पे जाके क्या होगी, जमा होगी। तो यहाँ क्लियर कहा गया है कि जो अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, यानी अवतल दर्पण मुख्य से समांतर आने वाली किरणों को मुख्य फोकस पर क्या करती है, अभिसारित करती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर क्या करती है, अभिसारित करती है। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तर को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर क्या करती है, अपसारित करती। बस यही याद रखना, अभिसारित और अपसारित। अरे इतना समझ गया तो हम लोगों का इसका जवाब इजीली दे पाएंगे कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर अभिसारित करती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर अपसारित करती है। अब अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, जिसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, उसमें क्या अंतर है। तो अंतर दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बीच में लाइन खींच के हम लोग एक तरफ लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिख देंगे आभासी या काल्पनिक, जो भी बोले वो लिख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है
उन किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक कटान से, यानी जहां पर किरणें पूरी तरह से कटती हुई मालूम पड़ती है वहां पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो कि कटती हुई मालूम पड़ती है वहां बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर परावर्तन के बाद जो किरणें कटती हुई मालूम पड़ती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों के वहां कटने से बनता है जहां पर किरणें कटती हुई मालूम पड़ती है। वास्तविक कटान से नहीं, बल्कि किरणें जहां कटती हुई मालूम पड़ती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये उल्टा होगा, जब भी होगा ऐसे बनेगा। और ये हमेशा सीधा होता है। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा। और इसको सीधी रेखा में दर्शाते, जैसे ये ऐसे ऐसे दर्शाएंगे सीधी रेखा में, लेकिन इसको हम लोग टूटा हुआ डॉट 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 में दर्शाएंगे ऐसे। काल्पनिक प्रतिबिंब को, वास्तविक को ऐसे दर्शाना है और काल्पनिक को ऐसे, ये टूटी हुई रेखा कहते हैं, इसमें दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या कर रहे थे? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोला? उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि आर बराबर 2f, यानी हमको दिखाना कि आर जो है वो जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, ये दिखाना हम लोगों को, 2 इंटू फोकस दूरी, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग एक उत्तल दर्पण सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग एक उत्तल दर्पण का चित्र बना लेते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण के चित्र में हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे ये चित्र बना हुआ उत्तल दर्पण का, तो इमेज नहीं हो रहा ठीक से, चलिए छोड़िए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपल लिखेंगे कि माना एक मिनट चल नहीं रहा, देख रहा थोड़ा, चलिए चल रहा। क्या लिखेंगे? माना पी ध्रुव सी वक्रता केंद्र और एफ मुख्य फोकस वाला एक अवतल दर्पण है, ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ये हम लोग मान लिया, जो हमने दिखा दिया यहाँ कि एक उत्तल दर्पण है। या देखिए उत्तल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए भी आ रही है, अब परावर्तन के बाद कहाँ कट रही है? एफ से कट रही है, ठीक। तो ये एफ पे या कटता हुआ मालूम पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, एफ पे कटेगा नहीं, एफ पे कटता हुआ मालूम पड़ेगा। तो जहां तक हम लोग जानते हैं, जब इस फिगर में ये उत्तल दर्पण है, इसमें ए भी एक रेखा है जो एफ पे करती है, और ये हमने मान लिया बीच में बी से क्या है? अभिलंब है। तो वो भी हम लोग लिख देते हैं, जिसमें तो लिख दिया हम लोगों ने, क्या लिखा कि पी ध्रुव सी वक्रता केंद्र और एफ मुख्य फोकस वाला एक उत्तल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा दर्पण सतह से परावर्तन के बाद एफ पर कटती है या कटती हुई, एफ पर कटती है नहीं, एफ पर कटती हुई मालूम पड़ती है। और ये जो बीसी है, ये बीसी क्या हमारा? अभिलंब है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आते हैं प्रूफ पे, कैसे करना है? एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2 है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जान रहे हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम में क्या कहता था? आपतन कोण बराबर परावर्तन का कोण। तो ये देखिए, ये किरण आ रही है और ये टकरा के लौट रही है, और बीच में ये हमने बता दिया विलंब है। तो आपतन कोण 1 हो गया, परावर्तन कोण 2 हो गया। तो निश्चित तौर पे ये जो आपतन कोण, ये परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो परावर्तन के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? परावर्तन के नियम से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2।
परावर्तन के नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख के हमने इसको दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब भी कोई रेखा एक दूसरे को ऐसे काट रही हो तो ये कोण क्या होता है, सम्मुख कोण के अनुसार बराबर होता है। तो सेम कंडीशन यहां देखिए, ये एक लाइन ऐसे गया है और ये एक लाइन ऐसे गया है, तो ये इस नियम के अनुसार एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3। क्यों, ये एंगल 1 बराबर एंगल 3 क्वेश्चन 2 लिख दिया, इसका रीजन लिख दिया। क्यों, ऑपोजिट साइड सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, तो जब ये 1 और 1 बराबर है, इक्वेशन 1 तथा 2 से अगर सॉल्व करें, 1 तथा 2 से, ये 1 1 बराबर है तो 100% 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो एंगल 2 बराबर क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। 1 1 जब बराबर है, ये 1 1 बराबर है तो 100% एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, जब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया तो इक्वेशन एंगल 2 इक्वेशन सॉरी एंगल 2 जो है मेरा एंगल 3 के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। तो ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है, तो जो मेरा एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज, इसके अंदर जो कोण है 3 और 4, इस दोनों कोण को हम लोगों को क्या करना है, बराबर दिखाना है। एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर दिखाना है। हमने दिखा दिया 2 बराबर 3। अगर किसी टाइम ये दिखा दे कि 2 बराबर है 4 का, तो 2 एक बार 3 के बराबर हो गया और एक बार 2 4 के बराबर हो गया, तो 100% 3 और 4 भी आपस में बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन ऐसे गया हुआ है और ये लाइन ऐसे गया हुआ है। तो जब भी कोई दो रेखा समांतर हो, उसको कोई तिरछी रेखा ऐसे काटे, तो एक अंदर का एक बाहर का संगत कोण के अनुसार बराबर होता है, जो कि हमारा यहाँ वही कंडीशन आ रहा। देखिए, यह सेम कंडीशन आ रहा, ध्यान दीजिए, ये लाइन ऐसे गया हुआ है और ये लाइन पैरेलल है। ध्यान दीजिए, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 2 जब एंगल 3 के बराबर है, तो हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो दो कोण है, क्या है, एंगल 3 और एंगल 4। तो हम लोगों को एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर दिखाना। तो एंगल 3 और एंगल 4 को कैसे बराबर दिखाएंगे, अगर हम किसी तरह दिखा देते कि एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का, तो 2 2 बराबर हो जाएगा, तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो एंगल 2 और एंगल 4 में संबंध देखिए क्या है, एंगल 2 मेरा यहाँ है, एंगल 4 मेरा यहाँ है। तो देखिए, जब भी दो समांतर रेखा रहे, इसको कोई तिरछी रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के अनुसार हमारा संगत कोण के अनुसार बराबर होता है। ये कोण और ये कोण संगत कोण के अनुसार बराबर होगा। तो सेम कंडीशन है 2 और 3 में, सेम कंडीशन है। अगर ध्यान दीजिए तो 2 और 3 में जो है सेम कंडीशन है। 2 और 4 में, ये जो 2 है और ये 4 है, आप गौर करिए, 2 ये रेखा और ये रेखा समांतर है और इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, यानी 100% ये 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। किस नियम से, तो 2 4 के बराबर होगा संगत कोण के नियम से। तो इसको हम दे दिए क्वेश्चन 4 और यहां लिख दिए संगत कोण। क्या लिख दिए, संगत कोण। ठीक है सर। तो जब 2 2 बराबर हो गया, जब 2 2 बराबर हो गया, तो एंगल 3 बराबर क्या होगा हम लोग का, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4। देखिए, अगर ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये भी आपस में बराबर होगी। तो सेम काम यहां पर देखिए, वही चीज है, ये त्रिभुज है और 3 बराबर है 4 का, तो 3 के सामने की भुजा BF और 4 के सामने की भुजा CF भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 बराबर 4 है, 3 बराबर 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं CF बराबर BF, CF बराबर BF। इसको इक्वेशन दे दिया हम लोग 5। जो CF है वो मेरा BF के बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए, CF बराबर BF हो गया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ,
ध्यान ये देना है कि जो बी और पी है ना, ये बी और पी, इसकी दूरी भले हम लोगों को दिख रही है कि ज्यादा है, लेकिन ये दूरी एक दूसरे के काफी निकट है। यानी बी जो है वो पी के काफी फिगर में बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में दर्पण में ये और ये बहुत ही एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो बी पी के क्या होगा, सन्निकट है। तो बी पी के जब सन्निकट है तो बी को हम लोग लगभग पी के बराबर लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब होता है लगभग पी के बराबर है। यानी जहां बी है वहां पर हम लोग पी लिख सकते हैं। इस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, पी एफ। और सी एफ बराबर पी एफ हो गया, लिख के छोड़ दी। यही क्वेश्चन 6 दे दिया हम लोग, नहीं भी देंगे चलेगा। सी एफ बराबर पी एफ हो गया, लिख दिए। अब गौर करिए, दर्पण में कोई भी दूरी पी से नापी जाती है। पी से सी बकता त्रिज्या, पी से एफ फोकस दूरी। तो कोई भी दूरी पी से नापी जाती है। यानी पी से एफ तक का दूरी को कहेंगे फोकस दूरी, पी से सी तक का दूरी को कहेंगे बकता त्रिज्या। ठीक है। तो अब अगर हम लोग लें तो पीसी को, पी से सी तक का दूरी को, पीसी को पीएफ जोड़ सीएफ लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पीसी बराबर पीएफ जोड़ सीएफ। अब कोई भी दूरी पी से नापी जाती है तो इसमें पी है, इसमें पी है, लेकिन इसमें पी नहीं है। तो इसको भी हम लोग पी में चेंज करेंगे। तो देखिए सीएफ का मान क्या दिया हुआ है, सीएफ का मान पीएफ दिया हुआ है। तो जहां पर सीएफ है वहां अगर हम लोग पीएफ बैठा दें, पीएफ जो पीएफ हो गया, तो पीसी बराबर पीएफ, पीएफ क्या हो जाएगा, पीपीएफ। और अभी हम लोगों ने बताया है कि पी से सी तक का दूरी को आर कहते हैं, यानी पीसी आर हो गया। और पी से एफ तक का दूरी को एफ कहते हैं, तो पीएफ हो गया, एफ हो गया। तो आर बराबर 2एफ हो गया, लेकिन हमको बोला आर बराबर 2एफ प्रूफ करने बोला गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए अभी भी कुछ क्वेश्चन बच गया, हम बोले तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ज्यादा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और 3-4 क्वेश्चन बचा हो उसको हम अगले वीडियो में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देख कर तैयारी करिए, कल मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें बाकी बचा हुआ क्वेश्चन समझा देंगे। तो इस तरह करके हम लोग लेसन 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और याद रखिए लेसन 1 कंप्लीट होने के बाद हमको लगता है उस लेसन से कम 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए इसको ध्यान से करिए। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो है वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मिले। नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का बटन आएगा उसमें दबा करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख दीजिएगा। इसके बाद हम जो भी वीडियो डालेंगे उसको आप लोग देखिए। उम्मीद रखते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।